आज हम भारत के एक ऐसे आपराधिक मामले की पड़ते खोलेंगे जिसने सिर्फ देश को झकझोरा नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरियों को उजागर कर दिया। हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो जस्टिस ओवर रूल्ड द उन्नाव केस एंड द स्ट्रगल फॉर अकाउंटेबिलिटी नाम के एक दस्तावेज से लिए गए हैं जी। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है बल्कि ये समझना है कि जब सत्ता ही आरोपी बन जाए तो न्याय का रास्ता कितना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और मतलब आम आदमी के धैर्य की कहानी है। हाँ, ये दिखाता है कि जब सिस्टम के रखवाले ही भक्षक बन जाएं, तो न्याय के लिए एक इंसान को किस हद तक लड़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये मामला सामने कब और कैसे आया? ये बात है 2017 की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक 17 साल की लड़की ने भारतीय जनता पार्टी के एक मौजूदा और बहुत प्रभावशाली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी, उन पे बलात्कार का आरोप लगाया। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर सत्ता के एक बड़े चेहरे पर लगाया गया इल्जाम था। हाँ, और जाहिर है जब आरोपी इतना शक्तिशाली हो तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मामले को दबाने की कोशिश। बिल्कुल, और सोर्स भी यही बताते हैं कि पीड़िता और उसका परिवार महीनों तक मतलब पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई जी। और यही इस मामले की सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा थी। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल। सोर्स के मुताबिक सेंगर 4 बार विधायक रह चुका था, उसका राजनीतिक रसूख जबरदस्त था। तो जाहिर है स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर दबाव होगा। बिल्कुल, ये न्याय की प्रक्रिया का पहला रोड़ा था कि शिकायतकर्ता को थका दो, डरा दो और वो अपने आप चुप हो जाएगा। ये एक तरह से जानी पहचानी रणनीति है। मतलब न्याय का दरवाजा खटखटाने से पहले उसे बंद कर दिया गया। एक क्लासिक पावर बनाम आम नागरिक वाली स्थिति। बिल्कुल, और ये सिर्फ एफआईआर दर्ज न करने तक सीमित नहीं था। सोर्स बताते हैं कि परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें धमकियां मिल रही थीं कि अपनी हद में रहें इस तरह की। हाँ बिल्कुल, पीड़िता के परिवार को समाज में अलग थलग करने की कोशिश की गई। अब सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। हर दरवाजे से निराशा और ऊपर से जान का खतरा, ये किसी को भी तोड़ने के लिए काफी है। सही बात है। लेकिन इस परिवार ने हार नहीं मानी और फिर अप्रैल 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस लोकल मुद्दे को नेशनल हेडलाइन बना दिया। हाँ, जब सारे रास्ते बंद हो गए तो पीड़िता ने एक ऐसा हताश कदम उठाया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। वो लखनऊ पहुंची। जी, वो लखनऊ पहुंची और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। ये एक चीख थी, एक संदेश था कि अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। और इस एक कदम ने उस चुप्पी की दीवार को तोड़ दिया जो विधायक के रसूख ने खड़ी की थी। बिल्कुल, मीडिया जागा, विपक्ष ने सवाल उठाए, अचानक से उन्नाव एक नेशनल मुद्दा बन गया। लेकिन जैसा होता है जब पावर पर हमला होता है तो वो पलटवार भी करता है। और यहाँ पलटवार बहुत ही क्रूर और भयानक था। जैसे ही मामला सुर्खियों में आया, एक और चौंकाने वाली घटना हुई। पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के आरोप में यानी आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक मिनट मतलब जो परिवार न्याय मांग रहा है उसी के मुखिया को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये तो जी, आरोप यही थे। परिवार का कहना था कि उन्हें विधायक के भाई और उसके गुर्गों ने बुरी तरह पीटा और फिर पुलिस ने झूठे केस में फंसा दिया। और इसके ठीक अगले दिन जो हुआ उसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। क्या? पुलिस कस्टडी में मौत? हाँ, मतलब जिस सिस्टम से वो मदद मांग रही थी उसी सिस्टम ने उसके पिता को हिरासत में ले लिया और वहीं उनकी मौत हो गई। बिल्कुल। ये तो सिर्फ अन्याय नहीं है, ये तो सिस्टम का हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, हथियार। सोर्स भी इसी ओर इशारा करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के 14 निशान मिले थे। 14 निशान? जी, ये साफ था कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। इस घटना ने प्रशासन और सरकार पर जबरदस्त दबाव बना दिया। अब ये सिर्फ रेप का मामला नहीं रह गया था। नहीं, अब ये कस्टोडियल डेथ का, सत्ता के दुरुपयोग का और एक परिवार को खत्म करने की साजिश का मामला बन गया था। और इसी दबाव का नतीजा था कि आखिरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। हाँ, राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ी। ये एक तरह से कबूलनामा था कि मामला अब राज्य पुलिस के बस का नहीं रहा, या कहें कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीबीआई का आना एक बड़ा कदम था।
इसका मतलब था कि अब जांच पर स्थानीय राजनीतिक दबाव का असर कम होगा। लेकिन खतरा कम नहीं हुआ था। बल्कि खतरा और बढ़ गया था, क्योंकि अब वो एक ऐसे सिस्टम से लड़ रही थी जिसने उसके पिता की जान ले ली थी। और कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था, जो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। बिल्कुल। जुलाई 2019 में जब पीड़िता अपने वकील और परिवार के 2 महिला सदस्यों के साथ राय बरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी, तो उनकी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। और ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे साफ तौर पर एक साजिश बताते हैं। अच्छा, क्या सबूत थे? पहली बात, जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसकी नंबर प्लेट पर ग्रीस पोती हुई थी। उसे छिपाने की कोशिश की गई थी। ओके। दूसरी बात, टक्कर आमने सामने से हुई थी। और तीसरी और सबसे अहम बात, उस वक्त पीड़िता को जो सुरक्षा गार्ड दिए गए थे वो उसके साथ नहीं थे। क्या मतलब साथ नहीं थे? वो उस कार में मौजूद ही नहीं थे। ये तो बहुत ही सुनियोजित लगता है। मतलब गवाहों को रास्ते से हटाने की एक सीधी कोशिश। जी, और इस हादसे का नतीजा भयानक था। पीड़िता की चाची और मौसी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हे भगवान। उसके वकील और वो खुद दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़िता कई हफ्तों तक वेंटिलेटर पर थी, जिंदगी और मौत के बीच। इस घटना ने तो पूरे देश में एक आक्रोश की लहर पैदा कर दी होगी। बिल्कुल। अब लोगों को लगने लगा था कि ये सिर्फ न्याय में देरी नहीं है, ये न्याय को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। और इस घटना के बाद मुझे लगता है सिस्टम को हरकत में आना ही पड़ा। और इस बार सिस्टम की सबसे ऊंची संस्था हरकत में आई, भारत का सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। जी, तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अब बहुत हो गया, हम इस मामले को सीधे देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ठोस कदम उठाए? क्योंकि अब तक तो हर कदम पर सिर्फ बाधाएं ही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऐसे कदम उठाए जिन्होंने केस की दिशा ही बदल दी। क्या थे वो? पहला, मामले से जुड़े सभी 5 केस, रेप, पिता की हत्या, एक्सीडेंट की साजिश, इन सबको उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली की एक अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। केस को राज्य से बाहर ले जाना, इसका असल में क्या मतलब होता है? ये कितना बड़ा कदम है? ये एक असाधारण और बहुत ही गंभीर कदम है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका एक तरह से कह रही है कि हमें इस राज्य के सिस्टम पर भरोसा नहीं है कि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष सुनवाई कर पाएगी। ये आरोपी के रसूख की सबसे बड़ी न्यायिक पुष्टि होती है। बिल्कुल। ये न्यायपालिका का एक तरह से इमरजेंसी मैकेनिज्म है, जो तब इस्तेमाल होता है जब बाकी सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। और दूसरा कदम क्या था? दूसरा कदम था समय सीमा तय करना। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बची हुई जांच 7 दिनों में पूरी करने का आदेश दिया। सिर्फ 7 दिन में? हाँ, और ट्रायल कोर्ट को 45 दिनों के भीतर रोजाना सुनवाई करके फैसला सुनाने का निर्देश दिया। मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड पर एक जोरदार प्रहार। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब इस मामले को और लटकाया नहीं जा सकता। तो दिल्ली में तेज रफ्तार से सुनवाई शुरू हुई, सीबीआई ने जांच पूरी की, और आखिरकार इतने संघर्ष के बाद नतीजा क्या निकला? दिसंबर 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। दोषी ठहराया? जी, पॉक्सो एक्ट के तहत। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता का बयान सच्चा और बेदाग था। अदालत ने सीबीआई को भी फटकार लगाई कि उन्होंने चार्जशीट दायर करने में बहुत देर की। और सजा क्या सुनाई गई? उसे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा दी गई। उम्र कैद? जी, मतलब उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। और इतना ही नहीं, और भी कुछ था। हाँ। पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी मार्च 2020 में सेंगर, उसके भाई और पुलिसकर्मियों समेत 10 लोगों को दोषी ठहराया गया। अच्छा। और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक आरोप से लेकर आत्मदाह की कोशिश, पिता की मौत, जानलेवा हमला, और फिर जाकर सालों बाद सजा। ये एक अविश्वसनीय रूप से कठिन और लंबा सफर था। बिल्कुल। और सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि ये केस सिर्फ एक अपराध का फैसला नहीं था, ये सत्ता के क्रूर दुरुपयोग के खिलाफ एक प्रतीक बन गया। हाँ, ये बात तो है। इसने दिखाया कि भारत में न्याय का रास्ता कितना लंबा, खतरनाक और अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है, खासकर जब आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़े हों। ये बात सोचने वाली है कि न्याय पाने के लिए उस परिवार को क्या कुछ नहीं खोना पड़ा। 2 जानें गईं, एक जानलेवा हमला हुआ, न्याय मिला, लेकिन उसकी कीमत
बहुत बड़ी थी। ये सिर्फ अदालत के आखिरी फैसले का नाम नहीं है। सही बात है। न्याय की प्रक्रिया तो पहली शिकायत के साथ ही शुरू हो जाती है। इस मामले में प्रक्रिया के हर कदम पर बाधाएं थीं और उन बाधाओं को पार करने के लिए पीड़िता को असाधारण हिम्मत दिखानी पड़ी, मीडिया को नजर रखनी पड़ी और अंत में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो आज हमने उन्नाव मामले के पूरे घटनाक्रम को समझा, एक लड़की के गंभीर आरोप से लेकर न्याय के रास्ते में सिस्टम की बनाई बाधाओं और अंत में एक शक्तिशाली व्यक्ति को मिली सजा तक की कहानी। इस मामले ने ये दिखाया कि जब राजनीतिक प्रभाव न्याय के रास्ते में आता है तो लड़ाई कितनी अकेली और मुश्किल हो जाती है। लेकिन साथ ही इसने ये भी दिखाया कि लगातार संघर्ष और न्यायपालिका के सही समय पर हस्तक्षेप से आखिरकार न्याय मिल सकता है। वाकई ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है, इस तरह के मामले हमारी व्यवस्था में किन संरचनात्मक सुधारों की जरूरत को उजागर करते हैं? अच्छा सवाल है। हम ऐसा क्या बदल सकते हैं कि भविष्य में किसी भी पीड़िता को न्याय पाने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान दांव पर न लगानी पड़े और इतना लंबा दर्दनाक संघर्ष न करना पड़े?